हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं। इसकी बेसिक चीज़ों को हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है सीआरपीसी। दोस्तों, सीआरपीसी का मतलब होता है दंड प्रक्रिया संहिता। ये 1973 की हमारी सीआरपीसी है। देखिए, ये एक प्रक्रियात्मक कानून है, यानी कि प्रक्रियात्मक कानून है, यानी कि प्रोसीजर कानून है, यानी कि पूरी प्रोसीजर को ये बताता है। आज हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक जो फंडामेंटल है, हम लोग आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो यदि हम इसकी बेसिक चीज़ों की बात करें तो ये कैसा कानून है हमारा, एक प्रकार का प्रक्रियात्मक कानून है, यानी प्रोसीजर लॉ है, प्रोसीजर बताता है। देखिए, जब भी किसी कानून की जब हम बात करते हैं तो कानून जो होते हैं हमारे, कानून दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रक्रियात्मक कानून और एक होता है आपका सारभूत कानून। सारभूत कानून के अंतर्गत आईपीसी आती है और प्रक्रियात्मक कानून के अंतर्गत सीपीसी आती है। प्रक्रियात्मक कानून का अर्थात मतलब ये होता है कि ये उसकी प्रक्रिया को बताता है। जैसे हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में जितने भी जो अपराध हैं, जो अपराध व्यक्ति करता है उसके बारे में, अपराध की परिभाषा के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ उसे कितना दंड दिया जाएगा उसके बारे में बताता है। लेकिन जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी उस प्रोसेस को बताती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर 294, 323, ठीक है, 294 यानी कि गाली गलौज, 393 यानी किसी उपहति, सामान्य उपहति करी है, मारपीट करी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर ये धाराओं के मुकदमा लगा है। अब मुकदमा तो लगा है, आईपीसी के बारे में बता दिया है कि आईपीसी के तहत इस पे ये चार्ज लगे हैं। लेकिन अब इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो जो पूरी प्रक्रिया को बताता है वो सीआरपीसी बताता है कि कैसे चालान पेश किया जाएगा, एफआईआर कैसे होगी और पुलिस वाले की क्या इसमें भूमिका रहने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है कि किस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत ये चालान प्रस्तुत होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया की जो प्रक्रिया बताता है, जो प्रोसीजर बताता है, वो सीआरपीसी हमारी बताती है। तो सीआरपीसी एक प्रकार का प्रक्रियात्मक कानून होंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि लागू कब हुआ था, तो हमारी जो सीआरपीसी है वो लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को, ठीक है। 73 में ये कानून का ड्राफ्टिंग वगैरह तैयार हुआ था और जो लागू हुआ था पूरे भारत में वो है 1 अप्रैल 1974। आप ये डेट याद रखिए। कुल इसके अंदर अध्याय की यदि हम बात करें, चैप्टर वाइज डिवाइडेड है ये, तो 37 अध्याय है। और साथ ही साथ इसमें धाराओं की यदि बात करें तो कुल जो धारा है वो है 484, 484 सेक्शंस के अंतर्गत हमारी जो सीआरपीसी है वो बटी हुई है। अब हम एक एक करके हुए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो अध्याय है, हमारा जो अध्याय 1 जो है वो बात करता है प्रारंभिक की, प्रिलिमिनरी की बात करता है, प्रारंभिक की बात करता है। धारा जो 1 जो है वो क्या बात करता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभिक की क्या बात करता है, प्रारंभिक की बात करता है कि इस कानून का संक्षिप्त क्या नाम क्या होने वाला है। तो संक्षिप्त नाम क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। कहाँ कहाँ विस्तार है इस सीआरपीसी का, तो सीआरपीसी का जो विस्तार है वह है संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है, ठीक है। और प्रारंभिक की बात करें तो अभी मैंने जैसे आपको बताया 1 अप्रैल 1974 से ये पूरे भारत में प्रारंभ हो गई थी, यानी कि लागू हो गई थी। और यदि डिटेल में जाए सीआरपीसी को, और यदि डिटेल में हम लोग देखें तो सीआरपीसी के जो चैप्टर जो है, चैप्टर 8, 10 और 11 जो है
उसके जो प्रावधान यानी जो प्रोविज़न्स हैं वो केवल वो नागालैंड राज्य एंड जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं, जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं। कौन कौन से इसके प्रोविज़न्स जो इन दो राज्यों में लागू नहीं होते हैं? तो एक तो नागालैंड राज्य पे लागू नहीं होता है, और जनजाति क्षेत्र, जितने भी जनजाति क्षेत्र जो ट्राइबल एरियाज है इन क्षेत्रों में इस सीआरपीसी के जो चैप्टर है 8, 10 और 11 जो है उसके जो प्रावधान है वो इन चीज़ों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 2 की। जब हम बात करें धारा 2 की, जब हम बात करें सीआरपीसी की, तो ये परिभाषाओं के बारे में बात करता है। इसमें जितनी भी परिभाषा है उनके बारे में ये बात करता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 2A पढ़ेंगे हम इसको। 2 का बोल दे या 2 इंग्लिश में बोले तो 2A पढ़ेंगे। तो 2A में जमानती अपराध की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। 2A में क्या है? जमानती अपराध या फिर हम कहें बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, 2B के बारे में बात करें, 2B बोल दो या 2 बोल दो, हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। 2A में क्या है? जमानती अपराध या ऑफेंसिव बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया है। 2B में क्या है? 2B में चार्ज यानी कि आरोप के बारे में बताया है। ठीक है, 2C के बारे में बताया गया है। 2C के अंतर्गत क्या आता है? आपका संघीय अपराध आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है, संघीय अपराध आता है। इसी प्रकार हम बात करें 2D की बात करें तो 2D में आपका परिवाद के बारे में बताया गया है। तो परिवाद क्या होता है? तो परिवाद का मतलब होता है, परिवाद का जब हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है शिकायत करना। ठीक है, हम जो शिकायत करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परिवाद कहते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने कोई शिकायत हम करते हैं तो वो परिवाद के अंतर्गत आता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम एक एक करते हुए इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास सीआरपीसी की बुक है, इसी से हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 2A में क्या बात करी गई है? 2A में आपको जमानती अपराध के बारे में बताया गया है। अब जमानती अपराध क्या होता है? तो जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। देखिए क्या क्या बताया गया जमानती अपराध के अंतर्गत। 2A में क्या है आपका? जमानती अपराध। इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जमानतीय अपराध, देखिए सबसे पहले तो क्या बताया गया है, इसकी जब हम डेफिनेशन को और ज़्यादा छोटे छोटे भागों में बांटे तो क्या बताया गया? सबसे पहले जो प्रथम अनुसूची में जमानती हो, यानी कि प्रथम अनुसूची जब हम इसकी देखें, सीआरपीसी में एक प्रथम अनुसूची भी है। ठीक है, 2 शेड्यूल है इसमें। तो प्रथम अनुसूची में जो जो धाराएं बताई गई है उसके अंतर्गत हम देखें तो जिन धाराओं में आपको जमानती दिखा रहेगा तो वो जमानती अपराध से अनुसूची के अंतर्गत आता है। मतलब जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें जमानत का प्रावधान होता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, छुटमुट से होते हैं, उनमें जमानत का प्रावधान होता है, वो जमानती होते हैं। जैसे आईपीसी की जो सेक्शन जो है आपके 294 है, 323 है, 506 है। ठीक है, ये जो अपराध है, ये जो सेक्शन है उनमें क्या होता है? ये जमानती अपराध के अंतर्गत आता है। मतलब इनमें जमानत आपको मिल जाती है। ये प्रथम अनुसूची में जमानत के रूप में बताए गए हैं। ठीक है, या फिर दूसरा क्या बताया गया है? तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। या तो प्रथम अनुसूची में होगा या फिर कोई भी जो कानून, जैसे कोई कानून अलग से जो बनाया गया है तो उसमें जमानती के रूप में बताया गया है, तो उसमें भी आप समझ सकते हो कि ये जमानती अपराध है। ठीक है, या फिर अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध, यानी कि जो अजमानती नहीं है, तो अजमानती नहीं है तो क्या होगा? वो जमानती होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है।
अब 2B में आपको बताया गया आरोप के बारे में बताया गया है। 2B में क्या बताया गया, चार्ज के बारे में बताया गया है। आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, ठीक है, चार्जेस के बारे में बताया गया है। देखिए जब क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई जब अपराध करता है, मान लीजिए ये इस ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने ये अपराध किया 294, 323, 506 और 34, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, उस पर आरोप लगे हैं। 294 यानी अश्लील कार्य या गाली गलौज करना, 323 यानी सामान्य उपपत्ति या मारपीट करना, ठीक है। तो ये जितने भी जो ये चार्जेस लगे उस व्यक्ति पे, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, ये शीर्ष आ गए आपके, ठीक है, एक से अधिक शीर्ष, ठीक है। तो एक से अधिक शीर्ष मतलब 294 भी लग गया तो एक शीर्ष ये हो गया, ठीक है, 323 लग गया तो एक शीर्ष ये हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, आरोप की शीर्ष लगे हैं, ठीक है। तो आरोप का कोई भी शीर्ष से चार्जेस का मतलब होता है। अब हम बात करते हैं 2C के बारे में। तो 2C आपको संज्ञेय अपराध के बारे में बताता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताता है। चलिए इसको देख लेते हैं हम। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि संज्ञेय अपराध को यदि हम देखें तो 2C में संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसको जब हम साधारण सी भाषा में कहें तो संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें जो पुलिस अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है जिसने भी ऐसा इस प्रकार का अपराध किया है, ठीक है। तो संज्ञेय मामला क्या होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी क्या करेगा, वारंट के बिना उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, वारंट, ठीक है, वारंट के बिना। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले ये हमारा जो लेक्चर है यानी कि जो सीरीज़ है वो हर रोज़ हम लोग अपडेट करेंगे। तो आज के लिए सीरीज़ में केवल इतना ही बताएंगे। आगे हम लोग इसके आगे हम बात करेंगे, परिवार के बारे में बात करेंगे और भी हमारे जो जितने भी सेक्शन जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और साथ ही साथ यदि ये सीरीज़ को जारी रखना चाहते हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कहिए कि सर आप थोड़ा सा, हमें क्या होता है कि हमें और वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।